कभी सोचा है कि हम जिस तरह से रहते हैं, जो कपड़े पहनते हैं, जैसा खाना खाते हैं, उसका हमारे आसपास के माहौल से क्या लेना देना है? आज हम सिर्फ भूगोल की बात नहीं करेंगे, बल्कि हम इंसानों और इस धरती के बीच के उस गहरे रिश्ते की कहानी में उतरेंगे। तो चलिए मानव भूगोल की इस बहुत ही दिलचस्प दुनिया की सैर पर निकलते हैं। सबसे पहले एक बात बिल्कुल साफ कर लेते हैं। भूगोल का मतलब सिर्फ नक्शे पर पहाड़ और नदियां ढूंढना नहीं होता। नहीं, ये चैप्टर हमारे बारे में है, हम इंसानों के बारे में। हम जो हैं, जैसे हैं, वैसे क्यों हैं, और इस धरती ने हमारी कहानी को कैसे शक्ल दी है। आइए इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो चलिए बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। ये जो शब्द है भूगोल या ज्योग्राफी, आखिर इसका मतलब क्या है? असल में ये दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। पहला है जियो, जिसका मतलब है पृथ्वी, और दूसरा है ग्राफिया, जिसका मतलब है वर्णन करना। तो एक तरह से मतलब हुआ पृथ्वी का वर्णन, लेकिन ये सिर्फ वर्णन से कहीं ज्यादा है। ये पृथ्वी का एक साइंटिफिक अध्ययन है। और हाँ, जो लोग परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये एक छोटा सा फैक्ट बहुत काम का हो सकता है। अक्सर एमसीक्यू में ये सवाल आ जाता है कि भूगोल शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो सही जवाब है ग्रीक। इसे याद रखिएगा। अच्छा, अब उस महान इंसान की बात करते हैं जिन्होंने हमें ये शब्द दिया। भूगोल का जनक, मतलब फादर ऑफ ज्योग्राफी, एरेटोस्थेनीज को माना जाता है। वो भी एक ग्रीक विद्वान थे, और कमाल की बात यह है कि उन्होंने सिर्फ ज्योग्राफी शब्द ही नहीं गढ़ा, बल्कि उस जमाने में पृथ्वी की परिधि, मतलब सर्कमफेरेंस को भी कैलकुलेट कर लिया था। अब देखिए, भूगोल को हम मोटे तौर पर दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक है भौतिक भूगोल, जो हमें प्रकृति की कहानी सुनाता है, पहाड़ कैसे बने, नदियां कहां से निकली, मौसम कैसे बदलता है। और दूसरी है मानव भूगोल, जो बताती है इंसान की कहानी, और आज हमारा पूरा ध्यान इसी पर रहेगा। तो फिर ये मानव भूगोल आखिर है क्या? इसे ना एक टू वे रोड की तरह समझिए। एक तरफ प्रकृति है, यानी हमारा भौतिक पर्यावरण, और दूसरी तरफ हम इंसान हैं, अपने समाज और कल्चर के साथ। मानव भूगोल इसी बात को पढ़ता है कि ये दोनों एक दूसरे पर कैसे असर डालते हैं। हम प्रकृति को बदलते हैं और प्रकृति हमें बदलती है। ये एक लगातार चलने वाला लेन देन है। और अगर इसे याद रखने के लिए कोई सिंपल सा फॉर्मूला चाहिए तो ये रहा। इस वन लाइनर को देखिए, मानव भूगोल बराबर है मानव प्लस पर्यावरण प्लस इन दोनों के बीच का रिश्ता। बस इतना सा याद रखने से इसका पूरा कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। जैसे भूगोल के जनक एरेटोस्थेनीज थे, ठीक वैसे ही मॉडर्न ह्यूमन ज्योग्राफी का जनक फ्रेडरिक रैटसिल को माना जाता है। उनकी एक बहुत मशहूर किताब है जिसका नाम है एंथ्रोपोज्योग्राफी। ये किताब इस सब्जेक्ट की नींव मानी जाती है। रैटसिल ने मानव भूगोल को डिफाइन कैसे किया? उन्होंने कहा, ये मानव समाजों और धरती की सतह के बीच के रिश्तों का संश्लेषित अध्ययन है। अब यहाँ संश्लेषित शब्द पर गौर कीजिए। इसका मतलब है कि हम इस रिश्ते को अलग अलग टुकड़ों में नहीं, बल्कि एक पूरी तस्वीर के तौर पर देखते हैं, एक साथ जोड़कर। अब कहानी में एक और अहम किरदार आती हैं एलन सी सैंपल, जो रैटसिल की स्टूडेंट थीं। उन्होंने इस परिभाषा को और भी जानदार बना दिया। उन्होंने कहा कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच हमेशा बदलते रहने वाले रिश्तों की पढ़ाई है। मतलब कुछ भी फिक्स नहीं है, सब कुछ लगातार बदल रहा है। चलिए अब आते हैं इस चैप्टर के दिल पर, एक ऐसी बहस जो सदियों से चली आ रही है। इंसान और प्रकृति के बीच कौन ज्यादा ताकतवर है? इसी एक सवाल से तीन बड़े आइडियाज, तीन विचारधाराएं पैदा हुईं: नियतिवाद, संभववाद और नवनियतिवाद। आइए इन विचारों के अखाड़े में उतरते हैं। सबसे पहली सोच है नियतिवाद। ये विचारधारा कहती है कि प्रकृति ही सब कुछ है, वही असली बॉस है, और इंसान बस उसका गुलाम। जरा उस आदिमानव की कल्पना कीजिए। उसकी पूरी जिंदगी प्रकृति के रहमो करम पर थी। बारिश होगी तो पानी मिलेगा, जानवर मिलेगा तो खाना मिलेगा। वो प्रकृति का बस पालन कर सकता था, उसे बदल नहीं सकता था। लेकिन फिर इंसान ने तरक्की की, तकनीक आई और सोच बदली। फिर आई संभववाद की विचारधारा। इसने कहा, रुको एक मिनट, प्रकृति हमें सिर्फ रास्ते दिखाती है, उन रास्तों पर चलना या नया रास्ता बनाना हमारे हाथ में है। इस सोच के मुताबिक इंसान अपनी बुद्धि और टेक्नोलॉजी से प्रकृति में संभावनाएं तलाशता है और अपनी दुनिया खुद बनाता है। यहाँ इंसान सिर्फ एक मोहरा नहीं, बल्कि एक एक्टिव खिलाड़ी है। तो इन दोनों सोच में मोटा मोटा फर्क क्या है? नियतिवाद को हम कह सकते हैं मानव का प्राकृतिकरण, जहां इंसान प्रकृति जैसा बन जाता है,
और संभववाद को हम कह सकते हैं प्रकृति का मानवीकरण, जहां इंसान प्रकृति पर अपनी छाप छोड़ता है। देखिए कितना सीधा और साफ फर्क है। लेकिन क्या ये रिश्ता सिर्फ गुलामी और आज़ादी के बीच का है? नहीं, यहीं पर एक तीसरी और बहुत समझदारी वाली सोच आती है, जिसे कहते हैं नवनियतिवाद। इसे रुको और जाओ का सिद्धांत भी कहा जाता है, बिल्कुल एक ट्रैफिक लाइट की तरह। रुको मतलब पहले प्रकृति को समझो, उसकी सीमाओं को जानो, और फिर जाओ मतलब जब समझ आ जाए तो विकास करो, लेकिन ऐसे कि पर्यावरण को कोई नुकसान ना पहुंचे। परीक्षा के नजरिए से ये नाम बहुत जरूरी है। ग्रिफिथ टेलर, इन्होंने ही नवनियतिवाद का ये कमाल का आइडिया दिया था। ये विचारधारा ना तो प्रकृति को पूरी तरह बॉस मानती है और ना ही इंसान को। ये कहती है कि दोनों के बीच एक बैलेंस, एक मध्य मार्ग अपनाना ही सही रास्ता है। अब देखिए, जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ी, मानव भूगोल की सोच भी और गहरी होती गई। 1970 के दशक में कुछ नए विचार सामने आए। लोगों ने कहा कि हमें सिर्फ पर्यावरण और समाज की बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए, बल्कि एक अकेले इंसान के अनुभव, उसके व्यवहार और सामाजिक मुद्दों पर भी ध्यान देना होगा। यहीं से 3 नई धाराएं निकलीं: मानवतावादी, आमूलवादी और व्यवहारवादी। इनमें से जो आमूलवादी यानी रैडिकल विचारधारा थी, वो कार्ल मार्क्स के विचारों से प्रभावित थी। इसका मेन फोकस ये पता लगाना था कि समाज में गरीबी, भेदभाव और असमानता की जड़ें कहाँ हैं। ये सिर्फ ये नहीं बताती थीं कि क्या हो रहा है, बल्कि ये सवाल पूछती थीं कि ऐसा क्यों हो रहा है। मानव भूगोल का दायरा बहुत ही बड़ा है। ये हमारी जिंदगी के हर हिस्से को छूता है। हम कैसा समाज बनाते हैं, ये सामाजिक भूगोल है। हम किसे वोट देते हैं, ये राजनीतिक भूगोल है। हम पैसा कैसे कमाते हैं, ये आर्थिक भूगोल है। हमारी आबादी कहाँ ज्यादा है, कहाँ कम है, ये जनसंख्या भूगोल है। इस चैप्टर में एक बहुत ही खूबसूरत लाइन इस्तेमाल की गई है, मानव परिसंचरण की धमनियां। ये लाइन सड़कों, रेलवे लाइनों और समुद्री रास्तों के लिए इस्तेमाल हुई है। क्या कमाल की उपमा है। जैसे हमारे शरीर में धमनियां खून को हर हिस्से तक पहुंचाती हैं, वैसे ही ये रास्ते समाज को जोड़ते हैं और चलाते हैं। एक और जरूरी बात यह है कि मानव भूगोल कोई अकेला विषय नहीं है, ये तो दूसरे कई विषयों से जुड़ा हुआ है। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, सामाजिक भूगोल का समाजशास्त्र से गहरा नाता है, राजनीतिक भूगोल का राजनीति विज्ञान से और आर्थिक भूगोल का अर्थशास्त्र से। ये सब मिलकर काम करते हैं। तो इस पूरी चर्चा को समेटते हैं। अगर इस चैप्टर से सिर्फ एक चीज याद रखनी हो तो वो है ये 3 विचारधाराएं: नियतिवाद, संभववाद और नवनियतिवाद। ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये दुनिया को देखने के 3 अलग-अलग नजरिए हैं, और यही बहस इस पूरे चैप्टर की जान है। तो अंत में बस इतना ही कि मानव भूगोल सिर्फ किताबों में पढ़ने वाला एक सब्जेक्ट नहीं है। ये एक आईना है जिसमें हम खुद को, अपने समाज को और इस कमाल के ग्रह के साथ अपने रिश्ते को देख सकते हैं। ये हमें इंसानियत को समझने में मदद करता है। तो मैं इस चर्चा को एक सवाल पर छोड़ता हूं। प्रकृति के साथ हमारा आने वाला कल कैसा होगा? क्या हम उसके पूरी तरह गुलाम होंगे, या हम उस पर पूरी तरह हावी हो जाएंगे, या फिर हम दोनों के बीच एक संतुलन का खूबसूरत रास्ता खोज निकालेंगे? इस पर सोचना जरूर बनता है।